नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में कोरोना से हालात अब सुधर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.4% पर पहुंच गई है। यूपी में कोरोना की रफ्तार भले ही थम रही हो, लेकिन अभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स की सलाह पर आपकी लापरवाही ही तीसरी वेव को दस्तक दे सकती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप में कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, तो किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेने की बजाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाना बेहद जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ेगा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना होने पर आपको क्या करना चाहिए, घर में रह रहे लोगों को कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए। आज हमारे साथ देश के जाने माने 2 डॉक्टर होंगे, जिनसे हम आपके सवालों का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ हमारे फोन नंबर पर जुड़ सकते हैं और देश के बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको बस करना है इतना, आप हमारे फोन नंबर 0116136132072 पर कॉल करें और आपके मन में जो भी सवाल है बेहिचक आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ हैं हिंदी इंस्टीट्यूट से एचओडी हैं माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत स्वागत है मैम इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ निर्माण मानसिक हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हैं, जो निदेशक हैं। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारे फोन नंबर शुरू हो गए हैं। दर्शक कुछ ही देर में कॉल करना शुरू करेंगे, उनके सवालों के जवाब भी हम देने की आपके जरिए कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप क्लियर करें। लोगों के मन में अगर डाउट है तो वो डाउट लोगों का दूर हो जाए। किस तरीके से अपना बेहद अच्छे से हम ख्याल घर में रहकर रख सकते हैं, घर पर अगर कोई आइसोलेट है तो कैसे और कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें, किन किन चीजों की सावधानी उनको बरतनी चाहिए। डॉक्टर ज्योति जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हमारे जो सेकंड वेव थी उसमें काफी कमी आई है। लेकिन यही टाइम है कि जब हमको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं जी। अपना पूरा ध्यान रखना है। घर से बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाना है। मास्क का हमेशा इस्तेमाल करना है यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो। हाथों को जैसे हमेशा बताया गया है रेगुलर धोना है साबुन के से। और ये मेरा एक और ये समझाना जरूरी है कि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो हमको ये नहीं कि साबुन लगाया और इमीडिएटली वॉश कर दिया। साबुन को एटलीस्ट हमें 20 सेकंड तक अपने हाथ में मलना है, रुकना है, तभी उसको वॉश करना है। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं, यदि आपके पास साबुन की आप नहीं धो सकते हैं तो सैनिटाइजर का यूज करना है। आपके घर में यदि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है जी, ताकि घर में कम से कम संक्रमण फैले। और यदि दवाइयों की बात है तो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हम लोगों को बोला गया है कि हमें विटामिन सी लेना है जी, विटामिन डी लेना है और एक सिंपल यदि एंटीबायोटिक का यूज है। लेकिन बिना अपने किसी भी चिकित्सक के ये नहीं कि अपने आप से उसको लेने लगे, तो जरूर इसके लिए हमें बिना किसी की सलाह के नहीं लेना है कि वो यदि उनको लगता है ये कोरोना के ही लक्षण है तभी लेने की जरूरत है। वरना जैसे आप देख रहे होंगे एंटीबायोटिक का यूज बहुत ज्यादा हुआ जी, तो एंटीबायोटिक का इतना यूज होने से एजिथ्रोमाइसिन जैसे लिया गया, लोगों ने डॉक्सीसाइक्लिन अपने मन से लिया गया, तो ये आगे आने वाले समय में ये जो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक थी अब ये बिल्कुल काम करना बंद कर देंगी। रेजिस्टेंस इनमें इनके इन एंटीबायोटिक के प्रति हो जाएगा बैक्टीरिया में जी। तो ये इसके लिए हमें जरूरत है कि अपने आप से हम कोई भी मेडिसिन ना लें और किसी चिकित्सक के परामर्श से ही कोई भी एंटीबायोटिक का लें। और लेने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम उसका जो पर्टिकुलर कोर्स है कि यदि 5 दिन तक वो लेना है तो लें, ये नहीं कि 2 दिन लिया फिर छोड़ दिया, तो उससे रेजिस्टेंस पावर बैक्टीरिया की
जो है उसके लिए डेवलप हो जाती है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है डॉक्टर ज्योति, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही आपका जो भी सवाल है संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, दवाइयों को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, आप कोई भी सवाल अपनी बीमारी से जुड़ा हुआ करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से सीधा परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और ये ओपीडी हमने सिर्फ इसलिए रखी है ताकि आप घर बैठे ही डॉक्टर्स की सलाह पा सकें। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं या आप वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोरोना के कोई लक्षण है, असमंजस की स्थिति में है, रिपोर्ट नेगेटिव है, उसके बावजूद भी आपकी तबीयत खराब है, तो तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए 2 डॉक्टर आज हमारे साथ ओपीडी में मौजूद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रांजल, आपके पास अब मैं आऊंगा क्योंकि डॉक्टर ज्योति ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, घर पर खुद ही दवाइयां ले लेते हैं, खुद ही दूसरों की दवाइयों को देखकर अपना इलाज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर्स का परामर्श ज़रूर लें क्योंकि सबकी बीमारियां अलग अलग हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती हैं, सबकी बीमारियों को देखते हुए डॉक्टर उसी हिसाब से उनकी बॉडी को देखते हुए दवा उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर प्रांजल जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको आजकल जो भी लोग हैं, सामान्य बुखार भी होना स्वाभाविक है क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। कभी बहुत धूप रहती है, कभी एकदम से बारिश होने लगती है आंधियों के साथ। तो स्वाभाविक है कि लोग अगर बाहर हैं, भीग गए, बुखार आ गया, कोई और दिक्कत हो गई, तो अपना इलाज करने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। जी दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आप डॉक्टर तक जाना नहीं चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर तक जाएंगे तो इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है जी। ये सारी अगर दिक्कतें, तो आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से इतना आसान हो चला है, काफी सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे भी आप तमाम एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को जो है दिखा सकते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी पूरी समस्या को डिस्कस करें, उसके बाद ही आप कोई भी दवाओं का जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें उसको लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आमतौर पर हमने देखा है कि लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। अभी जैसा मैम भी बता रही थी, एंटीबायोटिक्स का बहुत मिसयूज हो रहा है। तो कई बार जैसे एंटीबायोटिक किसी व्यक्ति ने अपने आप शुरू कर दिया तो उनको मालूम नहीं है कि वो कितने दिन का उसका कोर्स है। कोर्स को खत्म करने से पहले ही अगर उनके सिम्टम सबसाइड कर गए तो वो उसका लेना बंद कर देते हैं। बार बार ऐसा करने से कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर वो एंटीबायोटिक उस व्यक्ति में भविष्य में काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जब भी आप दवाइयां लें तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर ही लें। अच्छा, कोविड के बाद भी कई सारी बीमारियां डॉक्टर प्रांजल लोगों को हो रही हैं, चाहे वो बदन दर्द की हम बात करें, जोड़ों की दर्द की बात करें या फिर हेडेक की बात करें, वीकनेस की बात करें, इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो क्या लोगों को करना है कोविड के बाद, अगर ठीक होने के बाद भी इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं तो? पहली चीज तो ये आवश्यक है कि हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं कि लापरवाही बहुत जल्दी होने लगती है जी। किसी का भी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट आई नहीं कि वो तुरंत ही अपने आप को कोरोना प्रूफ समझ लेते हैं और वो उसके बाद अपनी जरूरत से ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए पब्लिक के बीच जाना, लोगों में वापस वैसी भीड़ भाड़ इकट्ठी करना, लापरवाहियां जैसे कि मास्क नहीं लगाना, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करना, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करना, इस तरीके की चीजें काफी देखने को मिलती हैं। आवश्यक ये है कि वो जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जारी रखें। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर उनको लग रहा है कि वो ठीक हो गए हैं, उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तब भी वो ये मान के चलें कि सामान्य वायरल फीवर भी जब होता है तब भी शरीर टूट जाता है, उसके बाद बहुत सारी वीकनेस बॉडी में और तमाम दिक्कतें आती हैं। ये तो कोरोना वायरस है जिसका ऑलरेडी बॉडी पर बहुत सारे दुष्प्रभाव देखे गए हैं। तो उसके बाद लोगों में वीकनेस होना या बहुत ज्यादा चलने पर या कोई एक्सरसाइज करने पर हफनी होना, जोड़ों में दर्द होना, इस तरीके की तमाम चीजें बहुत देखी जा रही हैं लोगों में। सुस्ती हर समय बनी रहती है जी। तो जरूरी है कि ऐसा पहले सबसे पहला डाइट मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि जो भी उनके खान पान में वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि धीरे धीरे शुरू करें ऐसी हल्की चीजें जो पचा पाए। दाल है, दाल का पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक तेज करके, या फिर सूप है, इस तरीके की चीजें जिससे उनको भूख लगे। और वो आहार जितना बढ़िया लेंगे, जितना अच्छा खाना लेंगे, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। उसके साथ ही ये आवश्यक है
कि वो दवाइयां जो डॉक्टर्स उनके प्रिस्क्राइब करें कि थोड़े और दिन तक खाने की जरूरत है, जैसे मल्टीविटामिन होगा या कोई भी ऐसी दवाइयां हो गई जिससे उनको कोशिश होगी कि दोबारा जो बॉडी में नुकसान हो चुका है उसकी रिकवरी हो जाए, वो जारी रखना चाहिए। अगर ज्यादा कमजोरी लगे तो ORS है या एनर्जाल है या इलेक्ट्रॉल है, इस तरीके के पाउडर्स को पानी में घोलकर पीते रहना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। जी डॉक्टर ज्योति, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फर्स्ट वेव में भी पॉजिटिव हुए और सेकेंड वेव में भी पॉजिटिव हुए। अब उन लोगों के जहन में सवाल आता है कि अगर थर्ड वेव आती है तो क्या उनकी बॉडी और ज्यादा वीक हो गई है, आगे अपना कैसे ख्याल रख पाएं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, एक तो देखिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। यदि आपको वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लग गई हैं तो मैं समझती हूँ कि उनमें काफी इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी वैक्सीनेशन के थ्रू भी, और जो नेचुरल इन्फेक्शन उनको हुआ है उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसके साथ ही अब हमें जरूरत है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करें। यदि वो अंडा खाते हैं तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं। यदि वो एल्डरली पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो येलो वाला पार्ट निकाल के वो व्हाइट वाला पार्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही जैसे पनीर वो ले सकते हैं, अंकुरित जो स्प्राउटेड चने या स्प्राउटेड जो साबुत दाल होती है जिसको मोठ बोलते हैं, उसका सेवन कर बहुत अच्छा रहता है। उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं। उसके साथ उसमें कुछ और आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काट के अच्छी अपनी सैलेड बना सकते हैं। ठीक है। और आपका जैसे आपने पूछा था कि बहुत हाथ पैरों में दर्द हो रहा है लोगों को, तो एक्सरसाइज अपना एक रूटीन जरूर बनाएं, हल्का फुल्का व्यायाम करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। क्योंकि जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनके डेफिनेटली लंग्स में कुछ ना कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है, जिससे लंग की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। खुली हवा में, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते तो बालकनी में आप जहां भी आपको सुटेबल लगता है, टेरेस पे, वहां वॉक करें और हेल्दी डाइट लें, ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहना भी एक बहुत जरूरी है। अच्छे वीडियोस देखें, घर में आप पूजा करें, अपना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मैं मानती हूँ उससे। तो ये सब करने से बहुत अच्छा आपको लगेगा और आगे के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी हुआ नहीं है, हम पहले से क्यों सोचे कि मुझे आगे भी मैं बीमार हो जाऊं। बिल्कुल 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 ठीक है। डॉक्टर प्रांजल, वैसे तो जिन वैक्सीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो वैक्सीनेशन लोगों को हम दे रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों ही बेहतर हैं। दोनों के लिए ही डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के सवाल आते हैं। रोजाना ओपीडी में भी इस तरीके के सवाल लोग पूछते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं। मैं ये चाह रहा हूं कि एक बार आप दोनों वैक्सीन के बारे में बहुत संक्षेप में थोड़ा बता पाएं, अगर कि दोनों वैक्सीन का अंतराल, दोनों डोज का क्या है, किस तरीके से इनको बनाया गया है, क्या है ये दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। डॉक्टर प्रांजल, दो वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अपने देश की दोनों स्वदेशी वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। कोविशील्ड जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ये एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर बेस्ड है और जैसा कि अभी तक सामने आया है कि वो लगभग 70 से 71% के बीच में इफेक्टिव है। उसके ट्रायल्स इंडिया के अलावा यूके, ब्राजील जैसे देशों में भी हुए हैं। अगर हम लोग कोवैक्सीन की बात करें तो उसको भारत बायोटेक ने बनाया है और ICMR की द्वारा वो भी अप्रूव्ड वैक्सीन है। इसमें ये सामने आया है कि इसमें जितने भी लोगों को वैक्सीनेटेड करवाया गया उसमें भी करीब 70-75, कई आंकड़ों में 75 के थोड़ा ऊपर तक एफिकेसी इसकी बताई गई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कौन सी बेहतर है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सब लोगों को ये समझना है इस समय वैक्सीन लगना इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन कौन सी लगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैक्सीन दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। अगर दोनों में से एक भी कम इफेक्टिव होती तो उसको लगवाया ही नहीं जाता, दूसरे का ही प्रोटेक्शन बढ़ाया गया होता। बस ये हो सकता है
कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कोविशील्ड का जो पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच में समय अंतराल था वो बढ़ाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। वो सामने आया कि लगभग उसको 3 से 4 महीने बाद जो है वो सेकंड डोज लगवानी चाहिए, जबकि अगर हम लोग कोवैक्सीन की बात करें तो वह अभी भी 1 महीने के आसपास उसमें अंतर है कि फर्स्ट और सेकंड डोज में इतना अंतर चाहिए। बाकी कोरोना हो या कोरोना की वैक्सीन हो, ये सब अभी बिल्कुल नए हैं, ये सब पूरी तरीके से रिसर्च के इश्यूज हैं। रिसर्च लगातार पूरे देश में, पूरी दुनिया में सब तरफ जारी है, तो इसमें अभी कुछ भी बहुत कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये तय है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। उस इम्यूनिटी के चलते अगर कोविड का इन्फेक्शन उन पर हो भी जाता है तो कम से कम ऐसे हालात नहीं आते कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े या क्रिटिकल हालत हो जाए, ऐसे हालात नहीं आते। डॉक्टर ज्योति, मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रांजल का जो उन्होंने कहा वो उन लोगों के लिए है जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर कोरोना होता है तो फिर कैसे इस पर विश्वास करें। डॉक्टर ज्योति जी, उनका ये सोचना एक जायज सी बात है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जी कि आप अच्छी सी अच्छी एक गाड़ी खरीद लीजिए, है ना, और उसमें सारे एयर बैग होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। गाड़ी का बनावट बहुत अच्छी होती है कि आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना लगे जी। लेकिन क्या हमारा कभी एक्सीडेंट नहीं होता या हम उसमें इंजर्ड नहीं होते? तो ऐसी कोई रामबाण नहीं है, ना कोई डॉक्टर, कोई भगवान है जी। इवन भगवान भी आप देख रहे हैं कि इस समय कुछ हमसे नाराज ही चल रहे हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन लगा लेंगे तो हम 100% श्योर हो जाएंगे जी कि अब हमें इन्फेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन 3-4 चीजें यदि हम साथ साथ करेंगे, है ना, जैसे हम जो कोविड बिहेवियर जिसको बोल रहे हैं, हाथ का धोना, मास्क को लगाना, दूरी बनाए रखना आपस में, अच्छी डाइट लेना और वैक्सीन लेना, तो ये सारी एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी है कोविड से लड़ने के लिए। तो ये सब मिलके ही हमको कोविड से दूर रख सकती है। लेकिन केवल वैक्सीन हमको बचा लेगी और हम बाजार में आराम से घूमेंगे बिना मास्क के, शादियां अटेंड करेंगे, पार्टी अटेंड करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये समझना लोगों को चाहिए। डॉक्टर ज्योति, 2 तरीके के लोग हैं, दरअसल 2 सोच लोगों के मन में रहती हैं। एक सोच ये भी है जो मैंने आपसे अभी सवाल किया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होता है तो हम क्या करें। दूसरा, आपने एक बड़ी बात कही है कि अगर वैक्सीन लोग लगवा भी लेते हैं तो सोचते हैं कि अब तो कोरोना हमसे दूर दूर भागेगा और अब हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जो लापरवाही है यही सेकेंड वेव पर भारी पड़ी, क्या ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप सबने देखा होगा, मैं किसी दूसरे का नहीं, हम अपना भी एग्जाम्पल इसमें अपने आप को भी सोचते हैं कि थोड़ा एक ये भ्रामक या भ्रांति सब में आ गई थी जी कि इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। देखिए हर कंट्री में सेकेंड वेव आई, लेकिन कुछ ऐसा लोगों में ऐसा वो फैल गया कि इंडियंस को बहुत स्ट्रांग है और इंडियंस को कुछ नहीं होगा जी। तो सबने बहुत सारी एकदम सारा मार्केट में, इवन गवर्नमेंट की भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें एकदम से अभी भी ये संभाल के चलना है। ये नहीं कि हम सब कुछ खोल दें, मॉल खोल दें, पिक्चर हॉल खोल दें। तो इस चीज पे अभी भी हमको पूरा ध्यान देना है कि धीरे धीरे हमें चीजें खोलनी है, उसका इफेक्ट देखना है, केसेस का लगातार टेस्टिंग करनी है, साथ साथ वैक्सीनेशन करना है और उसका इफेक्ट देखना है। तो पिछली बार जो हमने गलती करी है इस बार हमको नहीं दोहरानी चाहिए। एटलीस्ट जब तक कि सारी नहीं तो एटलीस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए जी। डॉक्टर प्रांजल, ये 2 बड़े हथियार हैं, क्योंकि आप दोनों भी शुरुआत से इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी लगातार इसी बात को शुरुआत से कह रहे हैं कि जागरूकता, संक्रमण से हम कैसे बचें, जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन हम कैसे करें, ये जरूरी है। और दूसरा वैक्सीनेशन, सिर्फ यही 2 बड़े हथियार हैं। हम जागरूक रहें और खुद को वैक्सीनेट करें, तब तो हम इस संक्रमण से मुक्ति पा सकते हैं और सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव का सिर्फ अभी अंदेशा है उससे हम बच सकते हैं, वरना सेकेंड वेव की स्थिति हमने सबने देखी है। ये 2 बड़े हथियार हैं सिर्फ, जिनको लेकर लोगों को जागरूक रहना होगा हमेशा के लिए। जी, सबसे पहले तो इसमें यह आवश्यक है कि जितने लोगों के मन में
राजनेताओं की वजह से ऐसी कोई भ्रांति फैली है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीन पानी है, वैक्सीन में गौमूत्र है, वैक्सीन भाजपा की है, वैक्सीन को लेने के बाद जान चली जाएगी, वैक्सीन को लेने के 2 साल बाद जान चली जाएगी, उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने पोलियो वैक्सीन है। 2 बूंद जिंदगी की का एक पूरा अभियान पूरे देश भर में चला और आज देश में पोलियो लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। इसको देखने के बावजूद अगर किसी के मन में ऐसी भ्रांति है कि वैक्सीन बन ही नहीं सकती, वैक्सीन नकली है, वैक्सीन में कोई फायदा नहीं है लगवाने से, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले काउंसलिंग करने की जरूरत है। तो सरकार द्वारा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि एक बार जब वैक्सीन की मात्रा हमारे देश में एबंडेंस में उपलब्ध हो जाए, उसके बाद वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन लगवाने का अभियान चलाना चाहिए, लोगों को काउंसलिंग करने का अभियान चलाना चाहिए। जितने भी एएनएम हैं, आशा वर्कर हैं, गांव-गांव बिल्कुल समझ लीजिए ब्लॉक लेवल, फिर विलेज लेवल, नीचे तक जितने लोग हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ट्रेंड करके जूम मीटिंग्स के द्वारा और स्काइप मीटिंग्स के द्वारा, और उसके बाद उनको घर घर जाकर लोगों को पहले इस तरीके से जो है काउंसलिंग करना चाहिए, और काउंसलिंग करने के बाद उनको वैक्सीनेटेड करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेल ट्रेवल है, एयर ट्रेवल है, राशन की बिक्री है, तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार रोक लगा सकती है कि ये हम तभी देंगे आपको, ये फैसिलिटी आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। जी। तो जैसे एक आधार कार्ड कई जगह पर मैंडेटरी हो गया, तो लोगों ने आधार कार्ड बनवाने की जागरूकता आई, जो नहीं पढ़े लिखे थे वो भी आधार सेंटर तक गए, उनका भी आधार बना। इसी तरीके से अगर सरकार अपनी पर आ जाएगी, वो कोई ऐसा फरमान जारी कर देगी कि जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक ये सुविधाएं लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, तो वो करेंगे, लोगों को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये जनहित में है। 130 करोड़ के देश में जब तक पूरे 130 करोड़ वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि कोरोना की 3rd वेव नहीं आएगी या 4th वेव नहीं आएगी या उसके आगे कोई वेव नहीं आएगी। सबके सब लोगों को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। जिसको विश्वास हो वैक्सीन पर उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी। 120-25 करोड़ लोग भी हो गए और 5 करोड़ रह गए, तो वो 5 करोड़ लोग भी अभी ऐसे रह सकते हैं जो कोविड को फैलाने में आगे कारगर साबित हो सकते हैं। जी। तो जरूरत है कि पूरे 130 करोड़ लोगों को हम लोग जो है वैक्सीनेटेड करें, और उसमें जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको फोर्सफुली वैक्सीनेट किया जाए, अगर काउंसलिंग भी उन पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि जनमानस को तो सबको साथ में लेकर चलना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध, उसको अपराध की श्रेणी में ले आना चाहिए जो वैक्सीनेटेड होने से मना कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए कि भाई ये तो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, आपके अपने फायदे के लिए हो ना हो, बाकी लोगों के फायदे के लिए। तो इसलिए वैक्सीनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें, इसके लिए जरूरी है कि जैसे शाम को 7 बजे सारे मार्केट बंद हो जाते हैं, शनिवार इतवार जो वीकेंड कर्फ्यू रहता है, ये सब चीजें जारी रखें, ताकि मानसिक तौर पर लोगों के मन में एक धारणा बनी रहे कि अभी कोरोना गया नहीं है। जैसे ही 7 दिन मार्केट खुल गए, सारे मॉल और सब चीजें वापस फंक्शनल हो गए, वहां लोग फिर लापरवाह हो जाएंगे हमारे देश के कि अब कोरोना जा चुका है, तब हम लोग खुद से 3rd वेव को न्योता दे रहे होंगे। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जितने ऐसे सरकार के कदम हैं जो बहुत सराहनीय हैं, उनको और ज्यादा आगे प्रमोट करके जल्द से जल्द इस पर विक्ट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातें कही डॉक्टर ज्योति। इस तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम वैक्सीन को लेकर और ज़्यादा जागरूक नहीं होंगे तब तक शायद बड़ी मुश्किल आगे के लिए हो सकती है। और जो बातें डॉक्टर प्रांजल की ओर से यहाँ पर कही हैं वैक्सीनेशन को लेकर, या फिर लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू जैसी परिस्थितियों को लेकर, ऐसे माहौल को लेकर, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर आगे भी हम अपनाएंगे तो शायद आगे अगर कोई संक्रमण आता है तो उससे हम पहले से सावधान रहेंगे, हमें पता होगा कि कैसे हमें जागरूक रहना है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है कि हमको जागरूक रहना है और अब लगातार रहना है। जी। अब किसी भी तरह का अपने मन में ये भ्रम में नहीं आना है, और इसको अपनी लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में उतारना ही पड़ेगा कि जब कि हम मास्क ही लगा के, अब ये हमारा पार्ट हो गया है लाइफ का, बल्कि धीरे धीरे हमें बच्चों को भी सिखाना है मास्क लगाना। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, यदि वो उनको घर जब आदत डालेंगे तो धीरे धीरे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो जैसे कि कहा भी जा रहा है कि अब बच्चों में थोड़ा सा खतरा है
लेकिन उनको हम पहले से यदि धीरे धीरे हाथ धोना सिखाएं, उनको मास्क लगाना सिखाएं, अननेसेसरी बाहर ना लेके जाएं, तो हम उनको काफी हद तक बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि सब मिलकर यदि हम इस पे साथ में काम करेंगे, गवर्नमेंट इतना ज्यादा आगे आके सारा डेली हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में जाके टेस्टिंग कर रही है, तो आगे हम अभी नया NICU, PICU बनाने की भी गवर्नमेंट की तरफ से पहल चालू हो चुकी है, जो पीडियाट्रिक ICU रहता है, तो ये पहले से तैयारी चल रही है। और भगवान ना करे हमें इसकी जरूरत पड़े, मैं तो ये कहती हूँ यदि हम सब लोग सजग रहेंगे तो हम तीसरी वेव को आने ही नहीं देंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्रांजल, मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो शायद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम जिक्र बार बार करते हैं उसके लिए पहले से ही जागरूक रहे, क्योंकि हम लोग को शायद मास्क को लेकर इतने हम अवेयर नहीं थे, लेकिन अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनको अभी से बताया जा रहा है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, सैनिटाइजर या फिर कैसे साफ सफाई का, अपने हाथों को स्वच्छ रखने का ख्याल रखना है, तो ये बच्चों के लिए आगे के लिए ज़रूरी भी है। बिल्कुल, आप उसको ट्रेनिंग के वक्त जब बच्चों को, अब जब छोटी क्लासेस में होते हैं, नर्सरी में है, मॉन्टेसरी में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, तभी से जब उनको इतनी सारी चीजें मालूम रहेंगी, जैसे बाहर के देशों में हम लोग जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वो लोग अपनी हेल्थ केयर को लेकर काफी जागरूक रहते हैं। बिल्कुल। उनको मालूम है कि उनके अगल बगल किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े व्यक्ति को अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको कैसे कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देना है, कैसे उनको एक जो है उसको CPR देंगे, कैसे वो उसमें ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर का यूज करेंगे, तो ये सब चीजें उनको जानकारी में रहती हैं। बाहर के जितने डेवलप्ड कंट्रीज में लोग हैं और वो टाइम टू टाइम इसकी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। पर हमारे देश में अभी हेल्थ केयर वर्कर्स के भी अंदर पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं क्या सब ऐसी चीजों में ट्रेंड है, तो मुझे लगेगा कि नहीं, अभी बहुत कमी बाकी है और इसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो जरूरत यह है कि हम लोग अपने बिहेवियर में ही जब इन सारी चीजों को ले आएंगे, स्कूल्स में और सब जगह ऑफिस में, जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये कोई हम लोग को कोरोना की वजह से ऐसा बिहेवियर नहीं, हमेशा भी हमें ऐसा एक बिहेवियर करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर हम किसी भी, हम लोग अपने देश की बात करें तो ज्यादातर बड़े शहर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं, हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो अगर हम बाहर निकल रहे हैं और हम एक मास्क लगा के जाएंगे, वैसे भी अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग N95 मास्क लगाना बहुत दिनों से करते हैं, केवल पॉल्यूशन से बचने के लिए। जहां पर 100 लेवल जो है ऑक्सीजन एयर का जो है साफ वाला होता है, हम लोग देखें अगर लखनऊ जैसे शहर का ही तो यहाँ पर 300-400 आमतौर पर रहता है, तो वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह। तो अगर आप मास्क लगा के जा रहे हैं, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। या फिर अगर आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जगह नमस्ते कर रहे हैं, तो आप एक तो अपने इन्फेक्शन को दूसरे में जाने से या दूसरे के इन्फेक्शन को अपने में आने से बचा भी रहे हैं, दूसरा आप अपनी पुरानी संस्कृति जो हमारे देश की, हिंदुस्तान की थी नमस्ते करने वाली, उसमें भी एक ऐड ऑन कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे कदम हैं। अगर आप सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं तो क्या सैनिटाइजर पहले एग्जिस्ट नहीं करता था क्या कोरोना से पहले? बिल्कुल था, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन सब नहीं करते थे। तो ये जरूरत है कि हम जब इसका अवेयरनेस लोगों के अंदर ले आएंगे, जब बच्चे ही अपने घर में, अपने स्कूल से सीख कर आएंगे, तो घर में जब बोलेंगे कि हमको ये सब चीजें चाहिए हैं, इस्तेमाल करना है, हम लोग साफ सफाई रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, वो अपने परिवार को भी एक प्रेरणा दे सकेंगे, और साथ ही साथ वो देश का जो प्रधानमंत्री जी द्वारा इतना बेहतरीन स्वच्छ भारत अभियान एक चलाया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट करने में कारगर साबित होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा हम लोग को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी डॉक्टर प्रांजल, क्योंकि अब कोविड के मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले भी हम देख रहे हैं और संख्या इनकी लगातार बढ़ रही है। अगर मैं हाल ही में KGMU का जिक्र करूं तो वहां पर ब्लैक फंगस के 15 पेशेंट्स के दांत निकाले गए हैं। क्या अब ये दांतों पर भी असर कर रहा है? पहले आंखों की बात सामने आ रही थी या फिर शरीर के किसी भी अंग में जाकर उसको ये संक्रमित कर रहा था, मगर अब दांतों पर भी इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल, उसका असर किसी भी अंग पर हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में देखा जा रहा था उसी में सामने आया था कि आंख पर भी जो असर था वो इसलिए था क्योंकि जो ब्लड सप्लाई आंखों के रीजन की थी वही इफेक्टिव जब हो जाती है इन्फेक्शन से, फंगस से, तो उस ब्लड सप्लाई से आगे जहां जहां ब्लड जा रहा होगा वहां वहां इन्फेक्शन पहुंच सकता है।
तो मुझे उम्मीद है कि जो आप बता रहे हैं कि दांत उखाड़े गए हैं, तो उसका भी यही कारण होगा कि ब्लड सप्लाई में इन्फेक्शन आगे पहुंचा होगा, इसी वजह से ऐसा किया गया होगा। डॉक्टर ज्योति, ब्लैक फंगस को लेकर अब लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो कोरोना की सेकंड वेव के जैसे, ऐसे हमें लोगों को जागरूक करना है। एक डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से आप लोगों को ये बताएंगी और सलाह लेंगी कि क्या हम करें क्या ना करें, किस तरीके से जागरूक रहें, अपना ख्याल कैसे रखें, क्या लक्षण आते हैं ब्लैक फंगस के हो सकते हैं तो फिर हम जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो तमाम सारी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता बेहद ज़रूरी हो गई है। डॉक्टर ज्योति जी, एक तो जैसे अब हमको पहले ये पता लग गया है, अभी तक ये माना जा रहा था कि जिन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही थी या जो हॉस्पिटल में एडमिट थे जी, उन लोगों को वहां से इन्फेक्शन लग गया, किसी ने कहा कि इंडस्ट्रियलाइज ऑक्सीजन यूज करी वहां से लग गया, है ना। तो बहुत सारी गलत बातें, और इसके कहना चाहिए कि एक रॉन्ग मैसेज लोगों में दिया गया कि हॉस्पिटल में ये हो गया जी। लेकिन ये जो फंगस है ये हर जगह पाई जाती है जी। एयर में रहती है, सॉइल में रहती है, मतलब इन्वायरमेंट में रहती है, हमारे घर में हर जगह रहती है जी। तो क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करती है और हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन कर देती है जी। दूसरा, कुछ केसेस में जैसे हमको स्टेरॉइड देना ही पड़ता है, वो लाइफ सेविंग है, यदि हम नहीं देंगे तो उनकी लाइफ चली जाएगी, है ना। तो जो अपने आप लोगों ने जो स्टेरॉइड बहुत लिया, तो पहली चीज तो ये है कि कभी भी स्टेरॉइड बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेना है। लेना है तो उसकी एक एप्रोप्रिएट डोज में लेना है, फिर धीरे धीरे उसको टैपर किया जाता है कि धीरे धीरे डोज उसकी घटाई जाती है जी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, इम्यूनिटी डेफिनेटली जब कंप्रोमाइज हो जाती है तो वो फंगस जो हमारी नोज में रहती है, एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो हमको इन्फेक्ट कर सकती है जी। तो नेजल क्लीनिंग प्रॉपर करें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। अननेसेसरी स्टेरॉइड नहीं लें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज, लोगों ने बहुत बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक्स खाई, लोगों ने बहुत दिनों तक अपने मन से विटामिन ले रहे हैं जी। तो उसकी भी एक प्रॉपर डोज होती है। ये नहीं कि हम जिंदगी भर ये चीजें लेना, अच्छी है तो हम लेते ही रहेंगे, है ना। आपको अच्छी चीजें लेनी है तो आप डाइट में अच्छी लीजिए, है ना। जैसे आपको विटामिन, नेचुरल चीजें लीजिए, आपको विटामिन सी खाना है तो आप नींबू लीजिए, है ना, संतरा खाइए, कोई भी मतलब खट्टे फल फ्रूट खाइए तो विटामिन सी मिल जाएगा आपको, आंवला खाइए। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मन से जिंक बहुत ले रहे हैं, तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। यदि आप कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको स्टेरॉइड लेने हैं और नेजल क्लीनिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बीटाडीन का कुछ ड्रॉप्स डाल के। बट मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी पैनिक होने की जरूरत है और रेगुलर चेकअप डॉक्टर से जरूर कराना है। यदि उनको कुछ भी लगता है, अपने नोज में उनको स्टफीनेस लगती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी जब लो होगी तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन पहले भी बहुत सारी बीमारियों में स्टेरॉइड दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार दिया जा रहा है। पहले ये नहीं होता था। तो कुछ इसका कोविड ही कोई एक ऐसा वायरस जो हम पे ऐसा इफेक्ट करता है कि इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह से मतलब शैटर्ड कर दे सकता है। इसके कारण ये इस समय ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर प्रांजल, ये ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस क्या है, येलो फंगस क्या है, ये जो अलग अलग कलर के फंगस सामने आ रहे हैं ये लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना और कोरोना की वैक्सीन्स अपने आप में एक जो है पूरी तरीके से रिसर्च का इशू है, ऐसे ही अभी येलो और वाइट और ब्लैक फंगस सभी रिसर्च का इशू है। अभी इस पर बहुत ज्यादा रेलिवेंट डेटा सामने नहीं आया है जिसको हम आपसे साझा कर सकें, लेकिन फिर भी जो ऑलरेडी कई सारे पेशेंट्स में देखा गया, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस जैसा कुछ है नहीं, व्हाइट और ब्लैक फंगस है अभी, लेकिन उस पर बिल्कुल भी कुछ साफ नहीं हो पाई हैं चीजें।
तो इसमें कुछ भी कहना मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी, थोड़े दिन इंतजार करना होगा। जो पेशेंट्स ऑलरेडी भर्ती हैं, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, जिनके सर्जरी के बाद उनके बायोप्सी जाएंगे और वो सब पर रिसर्च होगी, उसके बाद ही कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन सामने आ पाएगी। किसी भी नेशनल टेलीविजन पर कुछ भी मतलब बोल देना केवल इसलिए कि आपकी बात पूरी हो जाए, वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो लोगों में आगे भ्रांतियों का जन्म दे सकती है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बारे में जरूर सोचें। आप किसी भी बाबा या किसी भी राजनेता के कहने पर किसी भी वैक्सीन या किसी भी पैथी के ऊपर ऐसे शक की स्थिति में ना पहुंचें, क्योंकि एक हमारे देश में कथित बाबा की तरफ से जो एक भ्रांति फैला दी गई कि एलोपैथी इज अ स्टूपिड साइंस, और उसके बाद जो लोगों का एकदम से एलोपैथी से विश्वास उठने लगा, उन सभी को ये समझने की जरूरत है कि इसी एलोपैथी की बदौलत जो है 2.5 करोड़ मरीज करीब ठीक हो गए। उस समय ये सब लोग कहीं और थे, सामने नहीं थे। अगर हम लोग 1947 से 2020 के बीच के सफर की बात करें तो एक व्यक्ति का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल था 1947 में, वो अब बढ़ के करीब 69 साल तक पहुंच चुका है। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें कि प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चों की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती थी, तो वो 145 था 1947 में, जो अब घटकर 35 तक आ चुका है। अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, यानी कि हर 1 लाख बच्चों को जन्म देते वक्त कितनी माताओं की जिंदगी चली जाती थी, तो वो 1947 में 2000 था, जो अब घट के 113 रह चुका है। इसके अलावा पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, ये सब पूरी तरीके से खत्म हो गए। टीबी, HIV, लेप्रोसी में बहुत जैसी बीमारियों में बहुत तगड़ी कमी हुई है। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे दौर के दौरान। तो एकदम से, और हम कोरोना की भी बात करें तो कोरोना वायरस के पूरे 2 बड़े फेज हम लोगों के सामने आकर चले गए। 2.5 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। डॉक्टर्स कितने हजारों में केवल डॉक्टर्स की डेथ हुई है। अगर हम बात करें टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो वो कई हजार होंगे या शायद लाखों में होंगे। अभी कहीं गिनती उन लोगों की नहीं हुई है जो हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजन थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स के काम पर जाने की वजह से इन्फेक्टेड हो गए, फिर उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके से केवल एक व्यक्ति द्वारा इस तरीके की भ्रांति पूर्वक खबर फैलाकर कि नहीं एलोपैथिक इज अ स्टूपिड साइंस, वो भी उनके द्वारा किया हुआ पूरा गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो भी व्यक्ति इस पोजीशन पर होते हैं उनके द्वारा बहुत जिम्मेदारी पूर्ण जो है वो स्टेटमेंट दिए जाने चाहिए। उनके द्वारा दिया गया इस तरीके का स्टेटमेंट काफी उसकी निंदा भी हुई है। इस समय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी काफी उसकी निंदा की जा रही है, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन उस नुकसान का क्या जो हमारी जनता को पहुंच चुका है, जो जनता के मन में एक भरोसा था अपने डॉक्टर्स को लेकर, उनकी दवाइयों के ऊपर, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? जो ऐसे कुछ राजनेताओं ने अपने चंद राजनीतिक फायदों के लिए लोगों में ये इस तरीके की खबरें फैला दी कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, जिस वजह से अब हमको कम से कम रोज 10 मरीजों को समझाना पड़ता है कि नहीं वैक्सीन क्यों जरूरी है। तो ये हालत क्यों आई? तो अभी सबको समझने की जरूरत है कि हम लोग वॉर की स्थिति में हैं, और वॉर की स्थिति में किसी का कोई धर्म नहीं होता, किसी की कोई जाति नहीं होती, किसी का कोई रंग नहीं होता, वो सब इंडियन होते हैं। तो उन इंडियंस के नाते उनको अभी आवश्यक है कि सबसे पहले हम लोग अपनी पूरी जनता एक साथ एकजुट होकर हमको कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए, जो कि पूरी जनमानस के लिए घातक हो सकता है अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, ये बड़ी बातें डॉक्टर प्रांजल की ओर से यहाँ पर कही गई हैं। सभी पैथी का सम्मान है, सभी अपने अपने तरीके से लोगों को सुविधाएं इलाज मुहैया करा रही हैं। किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एकजुट होकर इस पेंडेमिक के दौर में, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तो लोगों को मदद कैसे पहुंचाएंगे? और अगर लोगों को मदद नहीं पहुंचाएंगे तो देश अपना है, इस पूरे देश को मिलकर काम करना है। और शायद इसी का नतीजा भी है कि संक्रमण से हम काफ़ी हद तक काबू पा सके, इस पर पार पा सके। और अब इस स्थिति में है कि संक्रमण की दर कम हो रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर एकजुटता की भी होनी चाहिए। डॉक्टर ज्योति जी बिल्कुल, जैसे कहा जाता है ना कि यदि हमारी ये 5 उंगलियां हैं और इसमें इतनी ताकत नहीं है जब इसको बंद करके मुट्ठी बना लें, बिल्कुल है ना,
तो वही चीज है, यदि हम कुछ किसी के लिए कर नहीं सकते तो हमें कम से कम इस समय में बिगाड़ना तो नहीं चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में अंधविश्वास बहुत जल्दी फैलता है जी। कल भी मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें कुछ परियों का पानी, कुछ कोई एक न्यूज चल रही थी परियों वाला पानी, तो कुछ गांव की लेडीज थी जो कुछ पानी पिला रही थी और पूरा गांव बहुत बड़ी भीड़ के रूप में वो पानी पीने के लिए अग्रसर हो रहा था, है ना। तो ये सब चीजें हमारी जितनी मेहनत है उसको कहीं ना कहीं पूरा खत्म कर देती हैं। कहाँ हम सबको समझा रहे हैं कि 2 गज की हमें दूरी रखनी है, और कहाँ इस तरह के आयोजन, चाहे वो हवन हो, चाहे वो इस तरह का कोई भी चीज हो, आपको पूजा पाठ करना है, आप अपने घर में रह के करिए। मैं तो हर चीज के लिए कहती हूँ कि कोई भी धर्म कोई किसी इस आपदा से ऊपर नहीं है, कोई भी पैथी इस आपदा से ऊपर नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हमें नेचुरल चीजें खाना चाहिए, आंवला खाइए, विटामिन सी होता है, तो ये तो नहीं कि वो हम उस चीज को मना करते हैं कि अभी ये आयुर्वेदिक है भाई आप आंवला मत खाइए, वो भी हमारे देश की चीजें हैं, हमारे आसपास उपलब्ध हैं, कोई उसमें पैसा नहीं लगता है, बाजार से खरीद के नहीं खाना है हमें, तो ये तो है ही। और इतना दुख होता है उन डॉक्टरों से पूछिए जिन्होंने, उन फैमिली से पूछिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उस एलोपैथी को यदि कोई ऐसा कहता है तो कितना दर्द होता है। ऐसे बच्चे जो अभी अभी जिनका मेडिकल में एडमिशन हुआ है जी, तो वो एक सपना लेकर इस प्रोफेशन में आए हैं कि मैं इस देश के लिए कुछ करूंगा, मरीजों के लिए कुछ करूंगा, और उनको किस तरह से मारा जा रहा है। डेली आप इस पे लाइव देखिए कैसे कैसे वीडियोस आते हैं कि यदि किसी की कोई डेथ हो जाती है तो नो वन इज इक्वल टू गॉड, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है, कौन जीता है कौन मरता है। हम सिर्फ अपने एक लेवल तक ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली हम सबको, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी पद्धति का मेडिकल वो हो, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, सबको मिलके जो अपना बेस्ट है वो देना चाहिए। उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर चीज है, बिल्कुल हर मौसम है, तो हमको उसका फायदा उठाना है, ना कि उससे हमें नुकसान करना है अपनी जनता का। बिल्कुल वाकई में जी, वाकई में डॉक्टर प्रांजल, डॉक्टर्स को सलाम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में मेहनत की, अपनी सेहत की, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए लगातार अस्पतालों में 24-24 घंटे तक लगातार रहे अपने परिवारों को छोड़कर। और कई ऐसे डॉक्टर्स की तस्वीरें भी हमने देखी कोरोना काल में, जो जब अस्पताल से घर जाते थे तो अपने बच्चों से नहीं मिलते थे। बड़ी भावुक कर देने वाली वो तस्वीरें थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके बच्चों को संक्रमण ना हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जान गंवाई है तमाम डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, सभी को सैल्यूट है। और वाकई में उनकी मेहनत को कभी भी किसी भी चीज़ से तौला नहीं जा सकता, ये बात हकीकत है, और सबका सम्मान होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जागरूकता का संदेश लोगों के अंदर होना चाहिए, डॉक्टर प्रांजल, मैं चाहूँगा आप कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को बताएं बेसिक सी, जो डेली रूटीन में लोग फॉलो करते हों, या फिर उनसे सजग रहें, सावधान रहें, जो गलती लोग रोज़ाना करते हो अपने डेली रूटीन में। जी, सबसे पहले मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत आवश्यक है डेली स्टीम लेना जी। आप अपने घर में एक स्टीम इनहेलर रखें और एक हैबिट बना लें कि आप सुबह उठकर जब भी अपना मतलब डेली एक्टिविटीज आपकी पूरी हो जाती हैं जी, उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम इनहेलेशन जरूर करें। अगर आप स्टीम इनहेलेशन दिन में एक बार भी कम से कम करेंगे, जब आपको कोई परेशानी नहीं है तब भी, तो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर भी रहेगा और एक तरीके से सैनिटाइज्ड भी रहेगा जी। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको साबुन से हाथ धोने के लिए प्रॉपर 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड के बीच में ट्रेंड करें। नॉर्मल तरीके से हाथ धोने से बेहतर है कि अगर उसका प्रॉपर जो हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं वो बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध होते हैं, उसके मुताबिक अगर आप बच्चों को छोटी एज में ही ट्रेंड करेंगे तो बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने पीने में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी चीजें नहीं खाना पीना चाहिए, स्पेशली आजकल के दिनों में, जो आपको
जाड़े जैसी स्थिति ले आए कि आपको कोई कोल्ड हो रहा है, नॉर्मल जो बेसिक कोल्ड होता है वो सब ना हो, ये बहुत आवश्यक है। चौथा, जैसे पुराने घरों में आदत थी कि जब आप घर जाते हैं तो घर के बाहर एक जूते की रैक होती है, आप उसमें अपना जूता उतार देते हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हैं। तो ये सब लोगों को हैबिट जरूर फॉलो करनी चाहिए। ये पुरातन काल से चली आ रही थी, अब लोगों ने बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो गया इसलिए उसको भूल गए। अपने घर के बाहर सब लोगों को एक शू रैक लगानी चाहिए। जब भी घर जाएं तो आपके जूते घर के बाहर रहें, केवल आप अंदर जाएं। अंदर जाते ही पहले आप चेंज करें, हाथ मुंह धोएं, उसके बाद बाकी लोगों से मिलें। अगर आप ये बिहेवियर इतना आप नॉर्मली कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम वायरस को अपने घर में पहुंचने से रोक सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर प्रांजल ने कही हैं, शुरुआत में जो दो चीज़ें डॉक्टर प्रांजल ने कही उनसे मैं ये समझ पाया हूं कि अगर हम साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोते हैं तो एक सैनिटाइजर का काम वो करता है, लेकिन अगर हम भाप लेते हैं रोजाना सुबह अपने एक्टिविटीज़ के साथ तो क्या उसको अंदर का सैनिटाइजर माना जाए? बॉडी के अंदर को सैनिटाइज पूरी तरीके से भाप कर देती है और जो संक्रमण होते हैं वो मर जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर प्रांजल ने कहा कि हमें केवल 2 से 3 मिनट की स्टीम लेना है जी, लेकिन लोग जो है हर चीज की इतनी अति कर देते हैं कि 5-5, 10-10 मिनट तक स्टीम ले रहे हैं, तो उनकी जो नेजल म्यूकोसा है वो पूरी एक तरह से बर्न हो गई जी। तो बर्न होने से क्या हुआ, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा जो नाक में रहता है तो वो सीधे एपिथेलियल सेल्स से जाके उनको और इन्फेक्टिव बना दिया उसने। तो जो फंगस कई लोगों में इसलिए भी रीजन हो सकता है कि जो क्योंकि वो नाक में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, एनवायरनमेंट में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ ये सारी चीजें जाती हैं जी। तो इतना भी स्टीम नहीं लेना कि वो आपकी एपिथेलियल सेल को ही जला दे। तो हल्का सा 2 से 3 और डायरेक्ट नहीं, थोड़ा दूर से लेना है कि आपका एक नॉर्मल क्लीनिंग हो जाए। ठीक है, गार्गल्स कर लिया आपने कभी, लेकिन हर चीज को एक लिमिटेड उसमें ही करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, और हेल्दी डाइट खानी है, हाथ धोने, और जैसे शू रैक का डॉक्टर साहब ने कहा तो ये बहुत जरूरी है कि जो बाहर के हमारे जूते चप्पल रहते हैं हम उनको घर के अंदर ना लाएं, एक एरिया बना के वहीं पर उनको स्टोर कर दें। तो जो बाहर का इन्फेक्शन है तो ये केवल कोरोना के लिए ही नहीं, जैसे बहुत सारी बीमारियां जो और होती थी, टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गई, जो हमारा गंदे हाथों से एयर, फूड एंड वाटर बॉर्न कहे जाते थे जी। तो जब बार बार हाथ धोएंगे तो ये सब भी धीरे धीरे इसके इंसिडेंसेस कम हो जाएंगे। मास्क लगाएंगे तो जो नॉर्मल दूसरी इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल होता था, जुकाम खांसी, वो भी बचेगा। ट्यूबरकुलोसिस से हमें बहुत उसमें रोक मिलेगी, ट्यूबर की रोकथाम में। तो एक केवल कोरोना ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हमको इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, आज बड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें आप दोनों की ओर से कही गई हैं, क्योंकि अब समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल और डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत शुक्रिया मैम और सर, क्योंकि आज आप जुड़े और आपने दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैं आप दोनों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा अपना कीमती समय निकालने के लिए, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में चलते चलते आपसे यही अपील मैं भी करूँगा कि आप संक्रमण से सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।